Hello students, welcome to class 11th, and today we will start our new chapter. The name of the chapter is बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये हमारा जो है 7वां अध्याय है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम यूरोपीय इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हम करते हैं। चलिए देखिए 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी में जो है यूरोप में अनेक देशों में नगरों की संख्या है जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि आपको पता है कि यूरोप एक महाद्वीप है और इसमें बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि अचानक जो है नगरों की संख्या बढ़ने लगी। विशेष प्रकार की नगरीय सांस्कृतिक जो है संस्कृति वो विकसित होने लगी। यानी खास तौर की जो है नगरीय संस्कृति विकसित होने लगी और जो है नगर के जो लोग हैं वो खुद को गांव के लोगों से श्रेष्ठ समझने लगे। इसमें देखिए फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये जो है खास जो है शहर के नगरों के रूप में ये उभरे और इन जो है नगरों में कला और विद्या, ये जो नगर हैं कला और विद्या के प्रमुख केंद्र बने, यानी केंद्र बिंदु बने। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बने। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है जो नगर पनप रहे थे उस समय यूरोपीय महाद्वीप में, तो वो क्या थे, वो नगर जो थे वो कला और ज्ञान के प्रमुख केंद्र बिंदु बने। अमीर और जो अभिजात वर्ग हैं वो लोग क्या करते थे, आप प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं या लेखक होते हैं या कोई कलाकार होते हैं जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, ये शासक वर्ग के द्वारा इनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अमीर और जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो लेखकों और कलाकारों को आश्रय देते थे, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करते थे। उन्हें अपने दरबार में या अपने मतलब जो है अपने अधीन जो है उन्हें रखते थे और उन्हें जो है सेवाएं प्रदान करते थे। आगे देखिए जो विशेषता क्या हुई थी उस समय, क्या नवीन खोज क्या हुई थी कि छपाई यानी मुद्रण यानी कि छपाई का जो है वो आविष्कार हो गया था। यानी उस समय जो है छपाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी और उससे क्या हो गया था कि दूर दराज इलाके थे या देशों में छपी हुई पुस्तकें जो है उपलब्ध होने लग गई थी। यानी कि जो है पुस्तक छापने की मशीनों का आविष्कार हो चुका था। पुस्तकें अब हाथ से लिखने की बजाय छपने लगी थी और ये जो किताबें हैं वो उपलब्ध होने लग गई थी। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। समाज में क्या परिवर्तन आ रहा था कि जो मनुष्य हैं या जो कोई व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार, उसके ऊपर मतलब कोई भी जो है किसी भी प्रकार का जो प्रभाव नहीं था, दबाव नहीं था, वो कोई भी धर्म को आसानी से चुन सकता था। चर्च पृथ्वी का केंद्र है, वैज्ञानिकों ने इसका खंडन कर दिया था। देखिए उस समय क्या था, समाज में अंधविश्वास था। ये माना जाता था कि जो पोप के जो चर्च के जो ईसाई धर्म के जो पोप होते थे, जो चर्च होते थे, वो मतलब उन्होंने समाज में क्या प्रचलित कर रखा था कि जो चर्च है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। लेकिन जो है वैज्ञानिकों ने उस समय तक क्या है बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे, ठीक है, और हमारे जो है पर्यावरण के बारे में, हमारे जो ब्रह्मांड के बारे में जो है वैज्ञानिकों को काफ़ी जो है ज्ञान हो चुका था और उन्होंने क्या है इस बात का खंडन किया कि पृथ्वी है जो वो उसका केंद्र बिंदु चर्च है। उन्होंने इस बात का बिल्कुल नकार दिया था क्योंकि वो देखिए सारी जो खगोल शास्त्र है, जो सौर मंडल है, इसके बारे में उनको काफ़ी जानकारी हो चुकी थी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इटली के नगरों का उत्थान। यानी देखिए इटली जो देश था इसमें भी क्या था, नगरों का उत्थान हो रहा था। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। पश्चिम में जो रोमन साम्राज्य है, उनके अस्तित्व में आने के बाद क्या हुआ था कि इटली की जो राजनीति है और जो सांस्कृतिक जो केंद्र थे उनका धीरे धीरे विनाश हो रहा था। इसकी जो है शक्ति का पतन हो रहा था। यहाँ कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी थी जिसका जो है प्रभुत्व हो, शासन हो या जो एक अच्छी सरकार सिद्ध हुई हो। रोम का जो पोप है वो रोम में प्रसिद्ध था, लेकिन जो यूरोप के अन्य जो देश हैं उसमें मतलब उसकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं थी।
या ये लगा लीजिए रोम की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, यानी कि और कोई भी जो देश है उसकी इस अस्तित्व को या उसकी शक्ति को नहीं मानता था। पश्चिमी यूरोप में जो है सामंती संबंध के कारण जो है नया रूप ले रहे थे। पश्चिमी यूरोप के अंदर जो सामंती हैं, सामंतवाद है, वो क्या कर रहे थे, उनका जो है नया रूप सामने आ रहा था। पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। जो पूर्व में जो यूरोप में पूर्वी यूरोप है उसमें क्या हुआ था, बाइजेंटाइन, यानी ये देखिए एक जनजाति का नाम है, ये जाति का नाम है। जिस तरह से मान लीजिए किसी भी साम्राज्य या किसी भी वंश की स्थापना होती है, किसी भी शासन की स्थापना होती है, तो उसके वंश के नाम से जाना जाता है। तो बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था उसका जो है शासन वहाँ पर फैल रहा था। और इस समय जो है पश्चिमी यूरोप में इस्लाम भी बढ़ रहा था। इस समय जो है मैंने आपको जो हमने जो है लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि ये उसी समय की बात है जब मतलब जो है इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार समाज में चल रहा था। पश्चिमी जो अरब देश थे, यूरोपीय देश थे, जो उनके आसपास जो है इस्लाम धर्म का भी काफ़ी प्रचलन था। इटली जो है कमज़ोर होने के कारण कई टुकड़ों में बटा हुआ था। कमज़ोर यानी कि देखिए, क्योंकि एक जो है यहाँ पर ना तो कोई एक सुदृढ़ सरकार थी, जिसके कारण जो है इटली काफ़ी कमज़ोर था, प्रशासनिक व्यवस्था जो काफ़ी कमज़ोर थी और कई टुकड़ों में ये बटा हुआ था। बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है और जो इटली देशों के बीच व्यापार में बढ़ने से, इस्लामी देशों के बीच में, बाइजेंटाइन साम्राज्य और जो इस्लामी देश थे इनके बीच में क्या था, व्यापार बढ़ रहा था, जिसके कारण जो इटली के बंदरगाह थे वो पुनर्जीवित हो रहे थे। यानी कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, इटली के क्षेत्र उनके नज़दीक लगते थे, जिसके कारण वहाँ पर जो है व्यापार वाणिज्य वगैरह काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा था, जिसके कारण जो है उनका पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जीवन हो रहा था। आगे देखिए, फ्लोरेंस और वेनिस ये दो नगर थे, ये गणराज्य थे और ये जो है दरबारी नगर माने जाते थे। यहाँ का जो शासन है यहाँ के राजकुमार के द्वारा चलाया जाता था। इसमें देखिए जो सर्वाधिक जीवंत शहर में से जो पहला था वेनिस, यानी कि ये जो मुख्य खास जो शहर पनप रहे थे उनमें से जो सबसे पहला खास शहर था वो था वेनिस और दूसरा था जिनेवा। ये जो शहर थे ये अलग अलग इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर जो है जो धार्मिक अधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से जो शक्तिशाली नहीं थे, यानी कि यहाँ पर जो है लोगों में अंधविश्वास नहीं था या सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के लोग जो थे स्वतंत्र थे और स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे और नवीन विचारधारा को मानने वाले लोग थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो धनी जो व्यापारी वर्ग था या महाजन थे वो शासन में सक्रिय रूप से जो भाग ले रहे थे। जो एक आम जो समाज था, आम जो जन थे, वो लोग जो है राजनीति में जो है प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभा रहे थे। और यहाँ के जो लोगों में नागरिकता की जो भावना थी, यानी देशभक्ति की भावना वो भी पनप रही थी। जब इन नगरों में तानाशाही सैनिकों का शासन था, तब भी यहाँ के जो लोग थे अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में जो है गर्व महसूस करते थे। यानी कि जो एक अगर आप कह दें कि एक जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी यहाँ के लोगों में साफ देखने को मिल रही थी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो देखिए यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है वो इटली शहर में स्थापित हुआ था। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय कानून की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि ये जो दो विश्वविद्यालय थे यहाँ पर जो है कानून की पढ़ाई करी जाती थी और ये इसी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। व्यापार और वाणिज्य के कारण इनकी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही थी, क्यों इन मतलब कॉलेजेस की। और क्योंकि इससे क्या हुआ, वकील जो है वो अस्तित्व में आए, वकीलों की ज़रूरत थी। व्यापार वाणिज्य आदि के कारण जो है काफ़ी ऐसे जो है मनमुटाव वाले जो मामले जो हैं सामने आते हैं, जिसके कारण वकीलों की काफ़ी आवश्यकता होती है। और देखिए कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था। यहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही, यहाँ के जो नवयुवा थे, बच्चे थे या जैसे मान लीजिए जो भी थे, वो क्या थे, जो है इस विषय की ओर काफ़ी उनका ध्यान जो है आकृष्ट हुआ था और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे इस विषय में। और कानून के अध्ययन को रोम संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा।
तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के जो नेक्स्ट पॉइंट हैं जो हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।